नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल का एक पेपर जिसके अंदर एक लेक्चर लेके आए हैं। पेपर है हमारे पास अमूर्त बीजगणित या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में आज हम लेक्चर 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ग्रुप की परिभाषा, उससे रिलेटेड 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं। आप शिवम ई लर्निंग जोन ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर वो तीनों लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे पास लेक्चर 4 है। ये हमारे पास जो प्रमेय है ये जेपीएच की हिंदी मीडियम की बुक को आधार मान के इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये आपके पास बुक है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित। इसके अंदर ये प्रमेय 1 है, चैप्टर चल रहा है 2 नंबर के चैप्टर के अंदर कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय है। एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स की इनवर्स है। एंड एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी की इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स या उत्क्रमण नियम। तो ये हमको एक थ्योरम है सिद्ध करना है। तो ये आपके सिलेबस में सबसे पहली थ्योरम है 1 नंबर पे। क्योंकि ये पूरा पेपर थ्योरम बेस है तो हमें थ्योरम बेस में कैसे स्टार्ट करना है ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। तो हर थ्योरम को आप बहुत ही गहराई से सीखोगे और लिख के एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले प्रूफ में देखो, हमेशा थ्योरम में कुछ ना कुछ गिवन होगा। ठीक है, क्या दे रखा है? यदि जी स्टार एक ग्रुप है तब सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि दिया है या गिवन दिया है कि कैपिटल जी स्टार एक ग्रुप है। जी स्टार एक ग्रुप है। तो लेक्चर 1 जब जी स्टार एक ग्रुप है, इसका जो लेक्चर 1 है उसके अंदर हमने ग्रुप की परिभाषा पढ़ी। ग्रुप की परिभाषा में 3 कंडीशन आती हैं, जीवन शास्त्रीयता की, G2 क्रम तत्समकता की और G3 प्रतिलोम अवयव की। तो आप यही लिख ही लेना कि दिया है जी स्टार एक ग्रुप है, अर्थात ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? G1 की द्विचर संक्रिया स्टार कैपिटल जी में शास्त्रीय है, कैपिटल जी में शास्त्रीय है। और आप लिख देना कि एवरीवेयर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एवरीवेयर ए बी सी बिलोंग करेंगे ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, अगर आप ये परिभाषा नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, पर चूंकि दिया हुआ जी स्टार एक ग्रुप है और छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लिख सकते हो। फिर G2 आप लिखोगे तत्समक अवयव का अस्तित्व। G2 हम क्या लिखेंगे? तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। एवरीवेयर ए और ई दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट जी के अंदर। ये हमारे पास G2 कंडीशन है। और G3 कंडीशन हमारे पास क्या है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में हमारे पास आ जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए एवरीवेयर, या फिर आप बी की जगह लिख सकते हो ए इनवर्स। आपकी मर्जी, जैसा आप लिखो वैसा का वैसा ही लिखेंगे। एवरीवेयर ए इनवर्स और ई तीनों किस में जाने चाहिए? जी के अंदर। ठीक है, तो ये एक थ्योरम दे रखी है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो हम ग्रुप की परिभाषा से जानते हैं कि हमारे पास G1 कंडीशन, G2 कंडीशन और G3 कंडीशन ऐसा होना चाहिए। ओके, और आप एग्जाम में सीधा लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बाई G1 बाई G2 और बाई G3। यहाँ पर एक छोटी थ्योरम है इसलिए आप एक बार इसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ तक की थ्योरम हमारे पास पूरी होगी कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तो इसको हमने यहाँ दिखाया है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि जी का तत्समक अवयव कैपिटल जी का, ये तत्समक या आइडेंटिटी क्या होती है ये लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका हूं। जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है।
अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई दूसरा रूप ना हो। जैसे कि 5 + 6 अगर 11 होंगे तो 11 ही होंगे, किसी भी कीमत पे ऐसे नहीं बोल सकते कि 5 + 6 से 12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है अद्वितीय, यानी जिसका कोई दूसरा रूप ना हो। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब देखो ये हमारे पास तत्समक अवयव नाम आ गया, और तत्समक अवयव हमारे पास कौन सी कंडीशन में है, G2 के अंदर। तो अपने को अद्वितीय सिद्ध करना, तो हम क्या लिख लेंगे कि माना E1 तथा E2, माना E1 तथा E2 ग्रुप G के दो अवयव हैं, दो अवयव हैं। ग्रुप G के क्या है, हमारे पास दो अवयव हैं। देखो सिद्ध करना है तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो आप यहाँ से G2 से तत्समक अवयव की कंडीशन क्या है हमारे पास है, यहाँ से लिखता हूँ मैं एक बार, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, एवरीवेयर E और A दोनों ही बिलोंग करेंगी G के अंदर। एवरीवेयर A और E दोनों ही बिलोंग करती हैं हमारे पास ही G के अंदर। ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं देगा। अब हमारे पास क्या करना है, E1 और E2 ग्रुप G के दो अवयव हैं। तो देखो यहां तो हमारे पास दो अवयव कौन है, छोटा a है और स्मॉल e है। यहां हमने दो अवयव क्या मान लिए, E1 और E2। तो हम क्या करेंगे, तब यदि E1 कैपिटल G का तत्समक अवयव है, तब तत्समक अवयव है, तब देखो हमारे पास है यहाँ ये तत्समक की कंडीशन क्या बोलती है कि A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, और एवरीवेयर A और E किस में बिलोंग कर रहे हैं, G के अंदर। अब मेरे पास क्या है, यहाँ दो अवयव हैं, एक तो E1 है और एक हमारे पास क्या है, E2 है। एक तो हमारे पास क्या है, E1 है और एक हमारे पास क्या है, E2 है। तो इसके अंदर कोई एक अवयव है और कोई एक क्या है, तत्समक है। तो मैंने क्या मान लिया कि यदि E1 G का तत्समक अवयव है तो E की जगह कौन आ जाएगा, E1। तो बताओ बचा हुआ दूसरा एलिमेंट किसकी जगह आएगा, A की जगह। A की जगह कौन आ जाएगा, E2। A की जगह कौन आ जाएगा, E2, और E की जगह कौन आ गया, E1। तो अब क्या लिखोगे, तब E2 स्टार E1, ध्यान से देख लेना भाई इसको, E2 और E1 स्टार E2, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। देखो हमारे पास ये तत्समक की कंडीशन होती है, A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A। यहाँ A और E ग्रुप G के क्या हैं, दो अवयव हैं। हमने अपनी मर्जी से एक बार A और E की जगह हमने क्या लिया, E1 और E2 बिलोंग्स टू G। मैंने यहाँ लिख दिया कि माना E1 और E2 ग्रुप G के क्या हैं, कोई दो अवयव हैं। ठीक है, अब दो अवयव हैं तो इसके अंदर पक्का है, एक तो अवयव का काम करेगा और एक तत्समक का काम करेगा। मैंने माना कि पहले E की जगह मैंने E1 ले लिया और A की जगह क्या ले लिया, A2। तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। पुनः है, जरूरी थोड़ी मैं E को ही तत्समक अवयव मानूं। यदि मेरे पास E2 G का तत्समक अवयव है, यदि E2 G का तत्समक अवयव है, यदि E2 G का तत्समक अवयव है, तो अब की बार बताओ E की जगह कौन काम करेगा, E2, A की जगह कौन काम करेगा, E1। तो हमारे पास है, अब की बार तो E की जगह कौन काम करेगा, E2। तो पहले यहां लिखो E2, A की जगह कौन काम करेगा, E1। तो हम क्या लिखेंगे, तब लिख लिया वहां पर, तब E1 स्टार E2, E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 स्टार E1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। और ये किसकी सहायता से लिखा है हमने, तत्समक अवयव के अस्तित्व से। तो यहां लिखेंगे बाई G2 या कंडीशन G2 से। यहां भी आप क्या लिखोगे, बाई G2, यानी ग्रुप की सेकेंड कंडीशन से। तो आप ये नहीं लिखते तो भी आप सीधा लिख सकते थे कि बाई G2, एग्जामिनर समझ जाएगा, जहां G2 क्या है, ग्रुप की सेकेंड कंडीशन यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व। और G3 लिखेंगे, इसका मतलब हमारे पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और G1 लिखेंगे, इसका मतलब सहचर्य का अस्तित्व।
ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई एंड ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो राइट साइड से देखो या फिर लेफ्ट साइड से देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E2 के। और यहां से देखो E2 स्टार E1 फ्रॉम इक्वेशन 2 E2 स्टार E1, इसका आगे से देख लो चाहे, E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E1 के। या फिर ऐसे बोलो कि E1 स्टार E2 के बराबर है एंड E1 स्टार E2 E1 के भी बराबर है, यानी ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर। अगर इसे 3 और 4 बोलें तो फ्रॉम 3 एंड 4 E1 बराबर क्या आ गया, E1 बराबर क्या आ गया हमारे पास E2, अर्थात तत्समक अवयव एक ही बात होगी ना, दो हुए ही नहीं। हमने शुरू में माना कि E1 और E2 ग्रुप जी के कोई दो तत्समक अवयव मान लो, चलो आप एक बार, ठीक है, दो तत्समक अवयव हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अर्थात तत्समक अवयव बराबर आ गए तो भी, अर्थात तत्समक अवयव सदैव, तत्समक अवयव हमारे पास क्या होता है, अद्वितीय होता है। अर्थात हमारे पास तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, इसे आराम से समझना, वरना ये E1 E2 और A स्टार E के कंफ्यूजन में रह जाओगे। आप इसको लिख लेना पहले रफ में कि A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A और E बिलोंग करते हैं G में। एक बार तो E1 इधर E2 इधर, फिर दोबारा E2 इधर और E1 इधर, और कर देना दोनों की कंपेयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव अद्वितीय। ठीक है, लिखो इसे। फिर देखो हमारे पास है 2 नंबर पे, अब हमारे पास B में क्या सिद्ध करना है, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का, 2 में हमें क्या सिद्ध करना है, B में हमें क्या करना है, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव, यहां वर्ड लिख लेना बीच में, प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। यह बात हमें सिद्ध करनी है कि इसका जो इनवर्स एलिमेंट है या प्रतिलोम अवयव है वो भी हमारे पास क्या होता है, अद्वितीय, यानी उसका भी कोई दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमें प्रतिलोम अवयव सिद्ध करना है, और यहाँ हमारे पास प्रतिलोम अवयव क्या है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे एक बार कि यदि संभव हो तो माना, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि माना स्मॉल b और c बिलोंग्स टू G के अंदर, माना हमारे पास B और C 2 अवयव हैं जो G के अंदर बिलोंग करते हैं, माना B तथा C टू G ग्रुप के कोई 2 प्रतिलोम अवयव हैं, ग्रुप के कोई 2 प्रतिलोम अवयव हैं, ग्रुप के कोई 2 प्रतिलोम अवयव हैं। तब देखो सबसे पहले एक बार इस लाइन को छोड़ो, हमें क्या सिद्ध करना है कि प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। और आप जानते हो प्रतिलोम अवयव की कंडीशन हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होती है कि A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A, एवरीवेयर A इनवर्स एंड E बिलोंग करेगा G के अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास प्रतिलोम नाम है, कंडीशन भी हम किसकी लेके चलेंगे, प्रतिलोम की। मैंने ऐसा कैसा इधर रफली लिखा है। अब हमें A इनवर्स की बजाय अपने एक बार क्या लेंगे, B, माना कि हमारे पास B इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव, हमारे पास B के बराबर क्या मानेंगे, प्रतिलोम अवयव। फिर मैं दूसरा भी मान के चलूंगा कि माना C है, वो भी इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव। तो A इनवर्स की जगह एक बार कौन आ जाएगा, B, एक बार कौन आ जाएगा, C। चूंकि A और E पहले से ही G के अंदर हैं, चूंकि A और E पहले से ही G के अंदर हैं, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने से पहले हम ये सिद्ध कर चुके, इसलिए इसका रिजल्ट हम काम में ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि माना B और C बिलोंग करते हैं G में, अर्थात ग्रुप के कोई 2 प्रतिलोम अवयव हैं, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, तब हमारे पास है A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A।
हमने इक्वेशन 4 तक मान चुके हैं, इसको हम 5 बोलेंगे, तथा ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए, और ये किससे आ जाएगा, बाई G3 यानी ग्रुप की थर्ड कंडीशन से। ठीक है, तो हमने दो प्रतिलोम अवयव, आप यहाँ ए इनवर्स और लिख सकते थे, पर हमने ए इनवर्स का संकेत एक बार क्या दे दिया, बी, और दूसरा हमने क्या मान लिया, सी। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इनका प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, यानी अगर ये बी और सी मेरे पास बराबर आ जाए तो एक ही तो बात है ना, ए इनवर्स है ना, बी और सी हमें बराबर सिद्ध करना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो हम क्या लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है कि B बराबर C, और अगर मेरे पास B और C बराबर आ जाए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, अब देखो इसकी LHS कंडीशन। LHS क्या आप B को ऐसे लिख सकते हो, B स्टार E, हाँ लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन से, G2 से। देखो G2 की कंडीशन क्या बोलती है कि आप ऐसे लिखो, चाहे B स्टार A इज इक्वल टू B, A स्टार A की जगह B C D कुछ भी लिखो, पर वो किस में जाना चाहिए, G के अंदर। तो यहाँ हमारे पास B है वो G के अंदर जा रहा है, या C है वो भी G के अंदर जा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर आप E स्टार B लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो B इज इक्वल टू, अपने को क्या लेके आना है, B के बराबर C, तो कहीं ना कहीं यहाँ C बनाए तो ये बचा E, और इस E की जगह आप क्या रखोगे, या तो रखोगे A स्टार C या रखोगे C स्टार A। एक बार मैं क्या रख लेता हूँ, A स्टार C, तो ये मेरे पास क्या आ गया, B स्टार, और E की जगह क्या आ गया, A स्टार C। किसकी वजह से आया भाई, इस E की जगह, तो मतलब हमने समीकरण 6 को क्या लिया है, काम में। तो हम बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 6, क्या बोलेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 6। अब देखो ये वाला कोष्टक हटा के हम इधर लगाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, B इज इक्वल टू B स्टार A स्टार C। क्यों भाई, हम कोष्टक किससे चेंज करेंगे, ये देखो ये रहा, यहाँ कोष्टक चेंज करेंगे तो शास्त्रीयता की कंडीशन होगी। शास्त्रीयता को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम G1 से, क्योंकि हम लिख चुके ना G1 G2 G3, अदरवाइज मैं यहाँ लिखता कि ये शास्त्रीयता से, ये तत्समक अवयव के अस्तित्व से, तो यहाँ टाइम लगता, तो इससे अच्छा क्या पहले इसकी परिभाषा को लिख लेना। अब देखो फिर B स्टार A बराबर वापस क्या आ गया मेरे पास, E, समीकरण 5 की सहायता से, तो ये कितना आ जाएगा, स्टार C यूजिंग इक्वेशन 5। देखो B स्टार A इज इक्वल टू में क्या आ गया, E यूजिंग इक्वेशन 5। अब बताओ किसी को भी E से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ E का मतलब हमारे पास अगर ये स्टार है, गुणा है तो 1 और प्लस है तो 0। या देखो एक बार E स्टार A वापस कौन आ रहा है, A। अगर E को हम किसी भी अवयव से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, A। तो यहाँ C से गुणा करेंगे तो वापस कौन आएगा, C। किसकी सहायता से भाई, ये भी फ्रॉम G2। और देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध। अब आप सिद्ध करो कि B इज इक्वल टू C। क्या बोलोगे, अर्थात एवरीवेयर A बिलोंग्स टू G के लिए, ऐसी कैसी थ्योरम लिखनी है, G के लिए प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। तो यहाँ हमें प्रतिलोम अवयव की वजह से आपको A स्टार A इनवर्स लगाना चाहिए। इनवर्स की बजाय आपने एक बार A इनवर्स को क्या माना, B संकेत दे दिया, दूसरा हमने क्या माना, C। अब आपको चेक करना है B बराबर C, यहाँ तो G3 की कंडीशन लगा दी और 3 से E की वैल्यू आपने क्या रख ली, A स्टार C। अब सपोज करो कि E की वैल्यू यहाँ से नहीं रखेंगे वापस, क्योंकि हमें लेके क्या ना है C, तो या तो आप E की वैल्यू A स्टार C रख सकते हो जो मैंने रख ली, या फिर आप क्या रखोगे, C स्टार A। मानो अगर आपने यहाँ C स्टार A रख लिया, C स्टार A, तो आपको पता है कोष्टक चेंज करने के बाद ये क्या बचेगा, B स्टार C स्टार A। अब आपके पास B स्टार C आपके पास बनेगा नहीं, तो अगर आप ये रखना चाहोगे तो B की जगह B स्टार E रखने की बजाय आप ऐसे रखोगे E स्टार B। ठीक है, क्या रखोगे, E स्टार B।
अब आप चाहो तो ई स्टार, क्योंकि एक ही बात है ना, चाहे देखो राइट से मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो। अब आप रखोगे ई की जगह, अब ये जो ई है इसकी जगह आप क्या रखोगे, सी स्टार ए और ये स्टार बी। अब आप कोष्टक चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सी स्टार और ये आ जाएगा ए स्टार बी। अभी आप ये कोष्टक यहाँ से हटा के इधर कर दो। ए स्टार बी की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी मेरे पास, ई आ जाएगी, सी को ई से करोगे सी। तो दोनों ही तरफ से आप कर सकते हो, ऐसी जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे पहले लिखा है आप वैसे ही करोगे, पर ध्यान देना सी एक साथ लेके आना है। तो राइट साइड में सी को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका मतलब हमारे पास प्रतिलोम अवयव भी क्या होता है, अद्वितीय। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीसरी कंडीशन, सी में हमें क्या सिद्ध करना है कि एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स की इनवर्स वापस मेरे पास क्या आना चाहिए, ए। चलो करो सी की कंडीशन को, लिखो सी नंबर में हमारे पास क्या आएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो ए इनवर्स की इनवर्स लाने के लिए हमको पता है किसी भी संख्या को अगर हम ई से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही अवयव या नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि चूंकि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, सॉरी ए स्टार ई की बजाय हम देखो कंडीशन क्यों काम में लेंगे, कोई भी कंडीशन हम कि अपने को लेके क्या आना है 3 नंबर के ऊपर कि ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए, यानी हमारे पास थ्योरम में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, ए इनवर्स। दिया हुआ क्या है, ये G1 कंडीशन, G2 कंडीशन और G3 कंडीशन। कौन सी कंडीशन को देख के लग रहा है कि हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, G3 से। देखो हमें यहाँ लेके आना है ए इनवर्स की इनवर्स, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लो तो कहीं ना कहीं मेरे पास ए इनवर्स आ रहा है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, यूजिंग इक्वेशन 3 आप क्या बोलोगे, चूंकि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और आप राइट साइड में क्या लिखोगे, बाई G3। ठीक है, क्यों लिखा है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या लेके आना है, ए इनवर्स। अब देखो वापस हमें राइट साइड में क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स की इनवर्स। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स की इनवर्स से गुणा करने पर, अगर मैं दोनों पक्षों में गुणा कर दूं तो मेरे पास ए इनवर्स की इनवर्स आ सकता है। अब देखो दोनों पक्षों में गुणा करने के भी 2 तरीके हैं। आपके पास ये लिखा है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। क्या लिखा है भाई आपके पास, है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। हो सकता है आप इसके लेफ्ट साइड में ए इनवर्स की इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी क्या करना होगा, इसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। हो सकता है आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और द्विचर संक्रिया कौन सी है हमारे पास, स्टार। तो डॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, स्टार, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही स्पष्ट कर दिया कि जी स्टार एक ही ग्रुप है। तो ऑपरेशन कौन सा काम में लेंगे हम, स्टार। अब यहाँ इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, इससे में देखो राइट साइड में, तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा कि ए स्टार ए इनवर्स है, और इसको मैंने दोनों पक्षों में ऑपरेशन लगा दिया ए इनवर्स की इनवर्स। तो यहां भी हमने क्या लगा दिया, ए इनवर्स की इनवर्स। ऐसे मत सोचना गुणा करोगे तो आप सीधा डॉट लगा दोगे, हमें डॉट ऑपरेशन नहीं लेना है, ऑपरेशन कौन सा लेना है, स्टार। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों पक्षों में गुणा करते वक्त हमने ए इनवर्स की इनवर्स लगा दिया। अब देखो ये कोष्टक मैं यहां से हटा के यहां लगा सकता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ई स्टार ए इनवर्स की इनवर्स। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता तो ये नहीं बनता, इसके लिए मैंने इसको राइट साइड में इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप मान के चलो कि माना ए इनवर्स बराबर क्या है, बी। माना ए इनवर्स बराबर क्या है, बी। ठीक है, ऐसे अपने संकेत के तौर पे लिखेंगे। तो बताओ ये ए इनवर्स क्या बचेगा, बी स्टार। इस ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी, और ये ऊपर वाला इनवर्स इसके अलग से रहेगा। देखो ए इनवर्स की जगह हमने क्या माना है, बी,
तो हमारे पास बी भी किस में जाएगा, ग्रुप जी के अंदर जाएगा। अगर ए अवयव है, ए इनवर्स बी हो, तो बी भी, क्योंकि इसके बराबर माना, तो इसका मतलब ये भी ग्रुप जी का क्या है, सदस्य है। तो ए इनवर्स की जगह मैंने बी स्टार, यहाँ इसके अंदर बी आ गया तो ये माइनस का साइन ऊपर बचेगा, इज इक्वल टू, अब बताओ किसी भी अवयव को, ग्रुप के किसी भी अवयव को ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस कौन आएगा, ए इनवर्स की इनवर्स। ये वापस कौन आएगा, ए इनवर्स की इनवर्स। कहां से भाई, G2 कंडीशन से। देखो किसी भी संख्या को ई स्टार ए इनवर्स की इनवर्स करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर ए स्टार ए इनवर्स, देखो एक बार इधर, अगर ए स्टार ए इनवर्स ई है तो बी स्टार बी इनवर्स भी क्या होगा, ई, क्योंकि बी भी हमारे पास किसका अवयव है, जी का। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ए स्टार ई, और ये बचेगा ए इनवर्स की इनवर्स। किसकी सहायता से भाई, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, या बाई G3। फिर से देखो किसी भी संख्या को ई से मल्टीप्लाई करते हैं वापस कौन आएगा, ए। कौन सी कंडीशन से, G2 से। कौन से कंडीशन से आएगा, G2 से। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स की इनवर्स से प्रूफ करना है। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमें ए इनवर्स चाहिए, इसके लिए मैंने इस G3 प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई को हमने काम में लिया। फिर अपने को कहीं ना कहीं ए इनवर्स की इनवर्स लेके आना लेफ्ट साइड में, तो मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो आपको स्टार्टिंग में ये लिख लेना कि माना कि ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, ताकि यहाँ साहचर्यता की प्रॉपर्टी आराम से सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि ग्रुप है तो साहचर्यता की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। और गुणा करते वक्त आप इसको गुणा मत लगा देना। देखो यहाँ से ऐसी गलती होती है बच्चों से अलजेब्रा के अंदर, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। गुणा करने का मतलब हमारे पास यहाँ कौन है, द्विचर संक्रिया स्टार है, तो हम दोनों पक्षों में क्या लगाएंगे, स्टार। ठीक है, तो ऐसी अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये थ्योरम आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये है हमारे पास है सी का। अब देखो हमारे पास डी नंबर, डी हमारे पास क्या बोल रहा है कि एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। अब हमें सिद्ध करना है कि देखो अब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये लाइन लिख लेना, वापस मैंने मिटा दिया है, कि अब हमें सिद्ध करना है कि डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। और इसे इंग्लिश में रिवर्सल या हिंदी में उत्क्रमण नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, उत्क्रमण नियम। मतलब कुल मिला के हमें ऐसे प्रूफ करना है कि ए स्टार बी इनवर्स, और ये उल्टा चल पड़े, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, आप सोच के देखो, मान लो किसी भी संख्या के ऊपर इनवर्स लगा है, किसी भी संख्या के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, इनवर्स लगा है, और ये हमने क्या बता दिया, एक बार मानो कि ये b के बराबर है, तो क्या हम इसे 1/a लिख सकते हैं, यस। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 इज इक्वल टू ए बी, यस। और 1 अपने वाली मैथ के अंदर, ये जो अमूर्त बीजगणित है, पूरी यूनिट के अंदर ही ध्यान रखना कि 1 का मतलब डॉट ऑपरेशन है, देखो कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है ना, तो e बराबर माना जाएगा, और प्लस होता है इधर तो हम क्या मानते हैं, 0। तो अपने जो अमूर्त बीजगणित है उसमें 0 और 1 का मान ही क्या होता है, एक प्रकार से e, मान नहीं होता, संकेत होता है कि 0 और 1 ये तत्समक अवयव हैं, इनको संकेत के तौर पे e लिखते हैं। ऐसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था, आप देख सकते हैं हमारे शिवम ई लर्निंग जोन के ऐप के ऊपर जाके, आपको इसके पहले की 3 क्लासें वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हमें कहीं ना कहीं e इज इक्वल टू 1 लेके आना है, यानी मेरे पास अगर मैं सिद्ध कर दूं कि e बराबर ए बी, देखो प्रूफ हमें क्या करना है, a स्टार b, देखो एक बार ऐसे समझना, प्रूफ हमें क्या करना है, ये वाला। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/a स्टार b इज इक्वल टू b इनवर्स स्टार a इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में है, इसका मतलब 1/, में है। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिखोगे कि b इनवर्स स्टार a इनवर्स,
और मल्टीप्लाई होगा ए स्टार बी से, गुणा होना चाहिए ना। अब गुणा की जगह हमारे पास कौन आ रहा है, द्विचर संक्रिया स्टार आ रही है, और 1 की जगह हमें क्या लेके आना है, ई। ओके, जरूरी थोड़ी है कि आप इसको इधर लेके आओगे, आप इसको पहले भी तो ला सकते हो। देखो ये इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1 बराबर ए स्टार बी गुणा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप इसको इसके बाद में लिखोगे, इसके पहले भी लिखा जा सकता है। देखो मैं एक बार वापस लिखता हूँ, शायद आप कंफ्यूज ना हो, वो फिर से समझो एक बार। प्रूफ क्या करना है हमें, ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसे ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब मैं वज्र गुणा करूं तो ये इधर जाएगा। अब समस्या ये है कि इसके लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, आप दोनों ही तरीके से करोगे, क्योंकि अपने अमूर्त बीजगणित में लेफ्ट राइट का बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए इस पेपर का नाम बीजगणित की बजाय अमूर्त बीजगणित, अमूर्त यानी जिसका कोई दूसरा रूप ना हो। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करते वक्त इधर वज्र गुणा करोगे तो आपके पास ऐसे जा सकता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, या फिर आप हो सकता है वज्र गुणा करते वक्त इसको राइट में ले जाओ, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ए स्टार बी। ठीक है, ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड है कि आप लेफ्ट में लेके आओ या राइट में। अब आपको पता है गुणा क्या है, द्विचर संक्रिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास द्विचर संक्रिया कौन है, स्टार। ठीक है, या बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जो गुणा किया अपने राइट साइड में, तो गुणा की जगह द्विचर संक्रिया कौन है, स्टार। और आपको पता है अपनी इस मैथ में 1 का मतलब भी ई होता है और 0 का मतलब भी ई होता है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं, अगर हमारे पास ऐसा सिद्ध हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास ए स्टार बी की इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है। देखो हम देखते हैं कि, आप लिख देना कि चूंकि हम देख सकते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, हम देख सकते हैं कि ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, अगर मैं इसके बराबर में ए सिद्ध करूं तो आप कोष्टक हटा के सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहां भी कोष्टक है यहां भी कोष्टक है, पहले मैं इसका कोष्टक हटाता हूं तो ये क्या बचेगा, बी स्टार और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कौन सी कंडीशन है भाई, ये इनवर्स वाली G1 की। कौन सी कंडीशन है ये, हमारे पास है ग्रुप G1 की। ठीक है, थोड़ा कैमरा और घुमा लिया जाए कि फिर आपको हो सकता है दिखाई ना दे। अब देखो हमारे पास ये ए स्टार, अब ये कोष्टक में यहां से हटा के इधर लगाऊंगा, बी इनवर्स, ये क्या होगा, ए इनवर्स, ये भी किससे आएगा, G1 से। अब आप खुद ही बताओगे बी स्टार बी इनवर्स क्या होता है, ई। देखो बी स्टार बी इनवर्स क्या होता है, ई, यानी एक अवयव दूसरा उसका प्रतिलोम अवयव हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। ये कंडीशन आ गई हमारे पास है G3 से, और किसी को भी ई से मल्टीप्लाई करने का मतलब वापस क्या आ जाएगा हमारे पास है ए इनवर्स, ये आ जाएगा G2 से। देखो ई स्टार ए का मतलब ए, तो ई स्टार ए इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स, और वापस ए स्टार ए इनवर्स का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, ई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। फिर से कहां से आ जाएगा, G3 से। और देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतः ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। इसको इक्वेशन आप देखना पहले कहां तक मान चुके हैं, शायद 6 तक मान चुके हैं या 7 तक मान चुके हैं, देख लेना, उस हिसाब से आप नंबरिंग दे देना इसको, इक्वेशन 7। तो एक तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ई स्टार ई बराबर ए स्टार बी और ए बी स्टार। और फिर से आप लिख देना कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, डायरेक्ट ही लिख देना भाई, एक ही बात है, क्योंकि आप लेफ्ट में करो या राइट में करो, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स
स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 8। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख देना, इसी प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि अगर आप प्रूफ करना चाहो तो देखो पहले इसका कोष्टक हटाओ यहाँ से, ये ऐसे हो जाएगा ए इनवर्स स्टार बी G1 की कंडीशन से। फिर आप क्या करोगे, ये कोष्टक यहाँ से हटाओ, ये आ जाएगा ए इनवर्स स्टार बी। देखो ए इनवर्स स्टार ए क्या बचेगा हमारे पास है ई, तो ये बचेगा ई। फिर देखो हमारे पास ई स्टार बी, वापस क्या बचेगा बी और बी इनवर्स स्टार बी वापस क्या बचेगा ई। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पर आप डायरेक्ट ही लिख देना, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध कर सकते हैं कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यानी इसका लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी की जो इनवर्स है, डायरेक्ट लिख देना फ्रॉम 7 एंड 8 ए स्टार बी की इनवर्स है, उसको हम बोल सकते हैं बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। और एवरीवेयर दोनों ए बी किस में जाएंगे, ग्रुप जी के अंदर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसे हम बोलते हैं उत्क्रमण नियम। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, उत्क्रमण नियम। ठीक है, ये है हमारे पास उत्क्रमण नियम। अब आप नोट लगा के देखोगे कि अगर आपके पास 3 बार आ जाए ए स्टार बी स्टार सी की इनवर्स, तो आपको क्या चलना है, रिवर्स चलना है, उल्टा। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा, सी इनवर्स, 2 नंबर पे बी इनवर्स और गुणा की जगह स्टार लगाते हो। अगर हमारे पास ये 4 आ जाए तो ए बी सी डी, तो डी इनवर्स स्टार सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक इसी प्रकार अगर मेरे पास ऐसे आ जाए A1 A2 A3 डॉट 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 AN की इनवर्स, तो आपको पता है सबसे पहले किसकी इनवर्स आएगी, AN की इनवर्स। फिर इसके जस्ट पीछे कौन होगा, AN-1 की इनवर्स। फिर इसके पीछे कौन होगा, AN-2 की इनवर्स। तो डॉट 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 करते आएंगे लास्ट के अंदर, लास्ट में क्या जाएगा, A3 इनवर्स A2 इनवर्स और A इनवर्स। लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास है A1 की इनवर्स। इसको भी हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमण नियम। ये भी हमारे पास क्या है, उत्क्रमण नियम। तो इस उत्क्रमण नियम को जनरलाइज किया जा सकता है या व्यापकीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आगे चल के आप क्या करोगे, इस थ्योरम को पहले तो प्रूफ में बहुत ही कम बार पूछा गया एग्जाम में, अब आप ये हटा लेना, सिद्ध कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये थ्योरम रिमेंबर करनी है, केवल इसका स्टेटमेंट रिमेंबर करना है। इसको हम आने वाली किसी भी थ्योरम में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिमेंबर कर लेना इस कथन को, क्योंकि आगे आगे हम कोई थ्योरम करेंगे तो मैं कहीं भी लिख सकता हूं कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है या प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। कहीं भी यूज में लिया जा सकता है कि ए इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू ए, और इस उत्क्रमण नियम को कि ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसको याद रखने का तरीका, आप मैट्रिक्स पढ़ा करते थे ना छोटी क्लास में कि ए इनवर्स की इनवर्स क्या होता है, ए। देखो याद करो, ए इनवर्स क्या हुआ करता था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, जहां डिटर्मिनेट ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उतारो इसे। तो इस प्रकार से हमें थ्योरम प्रूफ करनी है। ये हमारी क्लास की पहली थ्योरम थी जो मैंने बारीकी से समझाया है। अब आगे आगे थ्योरम को हम थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे। तो अब हम जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आए, उससे पहले आप चारों लेक्चर जो एक तो आज की क्लास में करवाया है और 3 लेक्चर पीछे के आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है अलजेब्रा की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बुक PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।